बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। नाज़रीन, इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन NA 133 है। यहाँ पर मुबैना तौर पर वीडियो जारी हुई जिसके अंदर नून लीग के लिए वोट खरीदे जा रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लिए वोट खरीदे जाने की भी वीडियो जारी हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गो इसकी फ्रांसिक का हुक्म दे दिया है, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के ऊपर दो बड़े उम्मीदवारों को, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा को भी और असलम गिल साहब को भी, दोनों को नोटिस जारी हुए और इवन राजा परवेज अशर साहब को तो आज जुर्माना भी हो गया है। सवाल यह जन्म लेता है कि यहां पर इतना अहम ये इलेक्शन है, इसके ऊपर दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो क्यों इतना बेज़ाब्तियां कर रही हैं, क्यों उनके लिए इस कदर ये इंपॉर्टेंट बन चुका है कि वो वोटों की खरीदो फरोख्त तक की तरफ नौबत चली गई है। नून लीग की क्या जरूरत है कि वो वोटों की खरीदो फरोख्त करे, या ये पीपल्स पार्टी की जरूरत है? मैं आपको 2018 के इलेक्शन के फिगर्स बताता हूं। वहां से परवेज मलिक साहब मरहूम ने इलेक्शन लड़ा था, 90,000 वोट तकरीबन हासिल किए थे उन्होंने। एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने तकरीबन 77,000 वोट लिए थे। TLP तीसरे नंबर पर थी, मतलूब अहमद उनके कैंडिडेट थे, 13,000 समथिंग वोट थे उनके। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गिल साहब 5,585 वोट लिए थे उन्होंने। ये तमाम फिगर्स हैं 2018 के इलेक्शन की। इस वक्त PTI मैदान में नहीं है। क्या ये PMLN के खिलाफ कोई साजिश हुई है, या पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश हुई है, या कोई तीसरा फरीक जो है वो इसके अंदर किरदार अदा कर रहा है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और थोड़ी सी बात होगी IMF की जानिब से जो मामलात सामने आ रहे हैं, जो शराइत सामने आ रही हैं, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा उसके ऊपर डिस्कस करने के काबिल है। वो कहते हैं कि मुल्की दफ़ाई निज़ाम जो है उसकी सलाहियत को मफलूज करने की तरफ बात जा रही है, और मुआशी निज़ाम तो मफलूज हो ही चुका है। क्या ये IMF की शराइत इस कदर सख्त है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर दफ़ाई निज़ाम जो है वो भी मफलूज हो सकता है? इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो कॉल के ऊपर भी बात करेंगे कि वो मुबैना ऑडियो कॉल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसकी आज जब समाअत हुई, तो समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह साहब ने कहा कि जिनको इसकी ज़रूरत है वो तो इस केस को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए ही नहीं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ तनवीर ज़िया भट्ट साहब का, आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सर बहुत शुक्रिया। जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं राना अरशद साहब, आप सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। चौधरी असलम गिल साहब मेरे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 133 के जो कैंडिडेट है वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइन पर है। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया जनाब। जो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्यों जरूरत पेश आ रही है, वीडियोस सामने आ रही हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त का मामला सामने आ रहा है, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं NA 133 के अंदर दोनों पार्टियों की जानिब से। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों ये जरूरत पेश आ रही है कि वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां कर रही है? जी शुक्रिया फारूक साहब। गुजारिश ये है कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी का इस जो ये वीडियोस आ रही है इसके साथ कोई तल्लक नहीं है हमारा। दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तो आपको पता है कि उनका पुराना वतीरा है ये, चाहे वो छांगा मांगा हो या MPA की खरीदो फरोख्त हो या वीडियोस बनानी हो। मैं तो समझता हूँ कि उनका तो ये अब नून लीग नहीं नाम होना चाहिए, उनका तो वीडियो लीग होना चाहिए। अच्छा, ये नून लीग का पुराना वतीरा रहते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो ये उनका काम है पैसे देने पैसे लेने। ये पाकिस्तान के अंदर आज कोई बड़ा महंगा इलेक्शन है तो वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी से हुआ है और मियां शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी से हुआ है। अदरवाइज इससे पहले तो कोई किसी के पैसे नहीं लगते थे। लेकिन सर जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर उस ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये हल्का माजी के अंदर भी नून लीग का था, 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी का था जी माजी में। पीपल्स पार्टी सर आप 2018 के इलेक्शन के सर मेरी बात सुन लेना, 18 को छोड़ देना। अच्छा, अगर हल्के अफवाह का था तो फिर ये पीपल्स पार्टी का था। हाँ। जुल्फकार भुट्टो यहाँ से जीते थे। अच्छा, और उनके बाद जो जिमनी इलेक्शन हुआ था मियां मोहम्मद अली कसूरी साहब ने यहाँ से जीता था। फिर 88 में यहाँ ख्वाजा तारिक रहीम ने साहब ने जीता था। अब अगर माजी की बात करते हैं तो फिर इस तरह ये अप डाउन तो होता रहता है पॉलिटिक्स में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर इस वक्त जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, राजा परवेज अशर साहब, ये आप नोटिस ले ना, वो कोई इस तरह का नहीं कि राजा परवेज अशर पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं।
नहीं, वो और प्रेसिडेंट अपना जरूर है, मुद्दा लेकिन जनरल ज़ाब्ता सेक्रेटरी अखलाक हैं। की खिलाफ वर्जी और पर उन्हें हल्के जुर्माना हो गया है। में ही पीपल्स पार्टी पंजाब का ऑफिस है और मैं पीपल्स पार्टी लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। बिल्कुल तो ठीक ये है। जो तंजीमी मामला था हमने वो भी करने हैं साथ साथ। अच्छा, ठीक हो गया सर। मैं राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, इसी हलके के अंदर कैंपेन भी कर रहे हैं। राना साहब, आप लोगों का पुराना वतीरा है, आप लोग वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों की जानिब से जो है वो पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इरसलान फ़ारूक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल सच टीवी का, आपकी पूरी टीम का। आप हमेशा कौमी और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं और मैं समझता हूँ सबसे पहले, क्योंकि कोई भी इलेक्टेड एमएनए हो, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अल्लाह को प्यारा होता है मेंबर, तो ये खुशी का मौका नहीं होता, अफसोस का बिल्कुल मौका ठीक है, होता अल्लाह है। उनकी मग़फ़िरत मलिक फरमाए। परवेज़ साहब 25 जुलाई 2018 को तकरीबन 90,000 वोट लेकर जीते थे। असलम गिल साहब हमारे भाई हैं और बड़े कमिटेड वर्कर हैं अपनी पार्टी में। उनका मैं समझता हूँ कि थ्रू आउट जो अपोजिशन का रोल होता है बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है और लास्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। जी। इशू ये है कि मैं माजी अगर हम जाएंगे 1988 पर या 90 पर या 93 पर फिर 97 पर, तो वो एक तारीख रकम है। ठीक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये ज़रूर करूँगा कि जब 2008 में हमने पीपल पार्टी के साथ मिलकर रोल प्ले किया, 2007 में जो मसाके जमहूरियत तय हुआ था, तो इसके बावजूद क्योंकि हम पार्लिमानी पार्टीज़ की जो लीडरशिप है उसमें बिल्कुल मियाँ शबाशी साहब और बिलावल साहब इकट्ठे हैं और गिल साहब मेरे भाई हैं। अगर गिल साहब को वोट 5 दिसंबर को आवाम डाले तो हमें कोई इतराज़ नहीं। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, मियाँ नवाज साहब का वोट को इज्जत दो, वो यही है। वोट जिसको मिले, चाहे नून को सर, मिले, वीडियो तो नून पार्टी लीग की को जानिब या से पहले PTI जारी को। हुई है, आप लोग उसका मतलब वोट को इज्जत दो, ये है कि वोट खरीद रहे हैं आप। जो इस्लाम साहब आपने बात की वीडियो वाली, मैं समझता हूँ बतौर पॉलिटिकल वर्कर इस चीज़ को मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। अगर वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर होंगे तो मैं जिम्मेदारी को ऑन करता हूँ बतौर CWC का मेंबर या पंजाब का अहदेदार होने के नाते कि ये हरकत हमारी लीडरशिप ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है, किसी तरह काबिल कबूल नहीं होगा। वो जो 2 लोग बैठे हुए हैं मास्क पहनकर, ठीक, और जो 2 लोग आए उन्होंने मास्क पहना हुआ है, आइडेंटिफिकेशन हम भी कर रहे हैं, गिल साहब भी हमारी रहनुमाई करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करे। और क्योंकि नोटिस उन्होंने ले लिया है तो मैं समझता हूं कि 2-2 हज़ार वोट ना को खरीदा जा सकता है और ना ही को कैंडिडेट मुतहम्मल हो सकता है। अच्छा, आप देखिए ना, बिल्कुल ठीक है। इसका मुझे गिल साहब का मौक़िफ़ लेना है। 5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। और जो एक दूसरी वीडियो है मैं समझता हूं जिसमें लंबी लाइन है, वो भी आपके सामने आई है। मैं समझता हूं कि इसमें वीडियो का आना, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जिनका कैंडिडेट यहां से फरार हो चुका है, भाग चुका है, वो बार बार क्यों कह रहे हैं इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाए? गवर्नमेंट के टोटली स्पोक। अच्छा, वो उसके ऊपर भी बात करते हैं, वो चीमा साहब हमारे साथ होंगे। और गिल साहब, सर मुझे गिल साहब के पास जाना है। गिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त किस पोजीशन में हैं और इलेक्शन आपके नजदीक कितने फीसद आप जीत चुके हैं? आपकी असेसमेंट क्या कहती है? देखिए, मैं तो ये मेरी जो असेसमेंट है ना, मैं चूंकि हल्के में रहता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं इसी जोन में जहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा एक जमाने में, मार्शाल्लाह के दौर में इसका प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं लाहौर का प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं लाहौर का प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं वाइस चेयरमैन LDA रहा। इसी हल्के में मैंने बड़ी डेवलपमेंट की है। मेरा लोगों में ग्रास रूट में मेरा बड़ा तल्लक है लोगों के साथ। ठीक। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के वो जाले जो 80-90 साल की उम्र का एक पुराना जाला है वो भी जाग गया, जो नए जाले हैं वो भी जाग गए। इस वक्त पार्टी ने यकजा होकर इकट्ठे होकर ये मूवमेंट जो है वो पार्टी चला रही है। मेरी पार्टी जो है वो सब बड़े छोटे उसमें वो जितने भी वर्कर हैं उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। अगर यहाँ पे कोई 150-200 बुकला रहते हैं कम अज कम, वो भी अपनी कंपेन चला रहे हैं। यहाँ पे हर तबका जो है, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो जिस तरह के लिए है, दुकानदार हों, सब अपने मेरे लिए कंपेन कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये सीट मैं जीत रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये सीट मैं जीत रहा हूँ और हम जीतेंगे। इसमें राना अरशद साहब मेरे भाई हैं, हमने कई दफा इकट्ठे प्रोग्राम किया, आपके भी प्रोग्रामों में आपके साथ बैठ के। ये बड़े इज्जत वाले इंसान है। बात यह है कि वो जो इनकी वीडियो है
वो आपको पता है कि तमाम आपके चैनल जो नेशनल चैनल हैं जी उस पे उन्होंने ये इसको चलाया, या मुझे तो उससे पहले नहीं पता था। अब 2-3 दिन से ये वीडियो चल रही नेशनल, मेरी वीडियो मेरे पीपल्स पार्टी वालों की कहीं चल रही, पहली बात। अच्छा ठीक। दूसरी बात, लाइनों की बात बता रहे हैं, मुझे तो कोई लाइनों शानों को नहीं पता, या आपके पास अगर है तो मुझे आप बता दें। या सर मुझे वो भी एक वीडियो चल रही है सर, गेट के बाहर लाइनें लगी हुई हैं और खवातीन कह रही हैं कि 2000 गेट की अच्छा जी, मुझे ये बता दें, ये इनकी वीडियो जो है वो वहां पे कुरान पे या सवारों पे हाथ रख के उसको वो हल्फ ले रहे हैं, और वो सब आप देख रहे हैं उस वीडियो को। जी मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कोई वीडियो ऐसी, लाइन जो है उसमें क्या है, लाइन के आगे क्या है? अच्छा लाइन लगी हुई है जी, बिल्कुल लाइन लगा के अगर किसी ने कर दिया तो वो मैं तो समझदार नहीं हूँ। अच्छा ठीक हो, आप नहीं हो सकते अच्छा, दूसरी बीइंग अ बात, कैंडिडेट, इरफान भाई आपकी एक बात, सरपरस्ती के अंदर ये इरफान काम भाई नहीं हो एक रहा, मेरी- लेकिन भाई लेकिन मेरी जो एक बात, भाई साहब- एक बात, जी जी भाई एक बात, पहली बात है कि ये राम सबको पता है कि मैं एक पोलिटिकल वर्कर हूँ। मैं जिंदगी में मैंने एक स्ट्रगल की है, चाहे वो सदा हो, कोड़े हो, चाहे शाही किले की अजीतें हो। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं लड़े लगा के और मैं करोड़ों रुपए के वोट खरीदूं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन सर वहां अगर हल्के के अंदर आपके सिर्फ बैनर कलेक्ट कर लिए जाएं तो वो मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से जो अखराजात की फहरिस्त है उससे कई गुना बढ़ जाते हैं सर। सर वो अगर कोई कर रहा है ज्यादा तो वो भुगते थे। अच्छा वो ज्यादा कर रहा है, लेकिन सर जो सब मेरा मैं अपील करता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है, ये जो वीडियो मुस्लिम लीग नून की चल रही है उस पर नोटिस दे। और आपको पता है कि सिटी 42 में या मुख्तलिफ जगह पे इनके बेशुमार MPA MNA उसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो किस कानून के तहत ले रहे हैं? जी ये भी राणा साहब से पूछते हैं कि MPs और MNAs हिस्सा ले रहे हैं, इसके हम भी गवाह हैं। जो साहब मेरा आपसे सवाल यह है कि राणा अरशद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही, इन्होंने कहा कि जनाब अगर वो नून लीग के वर्कर है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनकी अपनी क़यादत ये समझती है कि जनाब ये गलत इक़दाम है। कहीं आपके और इन दोनों के खिलाफ कोई और तीसरा फरीक साजिश तो नहीं कर रहा? देखिए जी, वो तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि वो जो PTI वाले हैं वो तो कहते हैं कि जी सिलेक्शन भी मुलतवी कर दें। ये कहाँ से चल रही है मुझे कोई पता नहीं, ये जो मूवमेंट है। मगर मैं ये कहता हूँ, मुझे कल इन्होंने इनके अहमद वो क्या इनके वकला है अहमद क्यूम, रिटायर्ड क्यूम के बेटे जी, वो वहां पे मेरे खिलाफ उन्होंने दरखास्त की। मेरे वकील साहब थे खुरम लतीफ खोसर जी, वहां पे इलेक्शन कमीशन में हम पेश हुए, मुझे बुलाया गया जाती तौर ठीक, वहां पे बहस हुई। मैंने कहा देख लें आप, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ले लें आप, मेरे खिलाफ केस बनता है, कोई मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरे को पार्टी का लीडर बैठा हुआ है, कहाँ है ये जो एक लाइन की तो सर फिर अगर सर ये मामला आपके नजदीक है तो फिर नून लीग की तरफ भी तो कोई लीडर या कोई बड़ा आदमी नहीं बैठा ना कोई MPA बैठा है, ना कोई MNA बैठा है, मैं कहता हूँ कि जो मेरी इन्होंने बना के सोशल मीडिया पे फेंकी होगी जी, तो मैं तो कहता हूँ कि आपके जो चैनल है वो तहकीक करें, उन्होंने कहां से लिया ये। ठीक हो गया। मैं इलेक्शन कमीशन इसमें क्या तहकीक कर सकता है इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन मैं पहले राणा अरशद साहब आपके पास जाऊंगा, फिर मैं तनवीर ज़ैद साहब आपके पास आता हूं। सर इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? ना उनका कोई आदमी है ना आपका कोई आदमी है। इरसलान साहब मैंने अर्ज किया, जैसे गिल साहब ने फरमाया, गिल साहब बड़े मैं तो पहले ही उनका मती हूँ, माशाल्लाह बड़े कमिटेड वर्कर हैं। इशू ये है कि इस वक्त मैं हूँ या पीपल पार्टी वाले हूँ या कोई भी हो, 2-2 हज़ार किसी को देकर किसी के ज़मीर नहीं खरीदे जा सकते, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और अगर खुदा खास्ता को करता या करना चाहता तो वो वीडियो ओपन ना बनती, ना किसी को बढ़ने देता और ना ही मार्केट में आती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी ने बिल्कुल इस पर एक्शन लिया और अली परवेज ने कल अपना एक वीडियो पैगाम भी दिया है, बिल्कुल जारी और मैं आप भी मैं गिल साहब से, प्योर पार्टी की लीडरशिप से भी गुजारिश करता हूं, हम सब जो हैं सब मुहब्बे वतन है, हमें अपना अपना रोल प्ले करना है। लेकिन ऐसे लोग जो अगर हमारी पार्टी या प्योर पार्टी या कोई थर्ड पार्टी है, इसकी तहकीकात हम भी कर रहे हैं, ये भी करें और इलेक्शन कमीशन भी करे। ठीक हो गया, मुझे जाना है। फिर इलेक्शन कमीशन से साबिक जॉइंट सेक्रेटरी मेरे साथ है, गिल साहब आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, इनसे पूछते हैं कि इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब कैसे आगे लेके जाएगा। मेरे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। तनवीर ज़िया भट्ट साहब, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस और वीडियो वाले मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया है, फ्रांसिक करवाने का हुक्म दे दिया है। दोनों फ्री कैन कह रहे हैं कि जनाब हमारी ना तो लीडरशिप मौजूद है और ना ही कोई आम ओहदेदार मौजूद है, तो किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा? ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस पे बात करने का मौका दिया। असल में अरसलान साहब, बात ये है कि फ्रांसिक ऑडिट करवा रहे हैं, तो अगर तो ये साबित होता है कि इनकी ओरिजिनली ही है, तो फिर ये इलेक्टोरल रोल एक्ट 2017 का जो सेक्शन 168 है वो इसको बराबरी में वो इसको डील करता है, वो रोकता है। वो कहता है कि अगर कोई बंदा किसी को वोट खरीदने में या वोट रोकने में कोई अगर शामिल है तो उसको 1 लाख रुपया जुर्माना, 6 महीने कैद, ये उसमें या बोथ पनिशमेंट दे सकता है इलेक्शन कमीशन। ये इसका ऑफेंस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर के तहत ये सेक्शन आता है। ठीक हो गया। तो इसमें सब सेक्शन 2 है सेक्शन 168 का, जिसमें ये इसको प्रिवेंट करता है कि आप वोट नहीं खरीद सकते। अब बात रही कि इसको साबित करने की। साबित करने के लिए फ्रांसिक ऑडिट बड़ा जरूरी है। बज़ाहिर अपरेंटली मेरा सवाल आपसे प्रेमा फैशी तो यही लगता है कि ये फैब्रिकेटेड किस्म की ये आ गई है। नहीं, कुछ सुने, मेरी यार सुने। देखिए, गुजारिश ये है कि वीडियो के असली या जाली होने के ऊपर तो तहकीकात हो जाएंगी कि वो असली है या जाली। अगर वो असली साबित हो जाती है, मिसाल के तौर पर किसी ने इन दोनों के खिलाफ कुछ साजिश किया, या नून लीग के खिलाफ किया या पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की है, एक बंद कमरे में जैसे हम बैठे हैं, यहाँ पर हम 2 बैनर फ्लेक्स लगाकर इसी तरह से कुरान के ऊपर हलफ ले लें, इस बात को इलेक्शन कमीशन कैसे साबित करेगा? ये तो एविडेंसेस पे है, एविडेंस एक्ट में जाना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट इस बारे में कौन सी एविडेंस को वैलिड तस्वर करता है। ठीक, उस एविडेंस की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन अगर साबित करता है तो जो बंदे कर रहे हैं उनको सजा होगी। अच्छा, नॉट मीनिंग देयर बाई के भी जुर्म किसी ने किया सजा किसी और को दे दें। अगर जो बंदे वीडियो में मौजूद हैं, अगर वो साबित हो जाता है कि उन्होंने सेक्शन 168 का सब सेक्शन 2 की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर वो पनिशमेंट इलेक्शन कमीशन उन लोगों को दे। ठीक हो गया। गिल साहब, मैं आपका मौकफ लेना चाहूंगा। आप पर एक ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई है, रिटर्निंग ऑफिसर ने कही है कि असलम गिल साहब ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिनसे वोटर की आज़ादी, हक के राय दही मुतासिर हो सकती है। तो सर, ये क्यों ऐसे इकदाम हल्के में किए जा रहे हैं? नहीं फारूक भाई, मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे पहले बताएं। सर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर कह रहे नहीं, हैं। क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन? वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे इकदाम कर रहे हैं कौन से जिससे इकदामात वोटर की आजादी, हक के राय दही मुतासिर हो रही है। ज़ाब्ता इखलाक जो उन्होंने दिया उसके ऊपर अमल नहीं हो जा रहा। मैंने कौन सी पैसों के मुतालिक इतलात आ रही हैं, इसी तरह से और दीगर इतलात आ रही हैं। ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर बैठे, इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा सर। देखिए सर, हर MNA को इलेक्शन कमीशन परमिट करता है कि वो सेक्शन इलेक्टोरल रोल एक्ट की 2017 की सेक्शन 132 सब सेक्शन 3 के तहत वो 40 लाख उसकी खर्चे की हद है, 40 लाख तक। और उसको सेक्शन 33 कहता है कि वो अपना एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट कैंडिडेट खोलेगा और उस बैंक अकाउंट से उसकी सारी ट्रांजैक्शन होगी। अच्छा, और इसमें अगर कोई और भी खर्च करता है तो वो भी इनके ही जिम्मे में आएगा कि भी उसने कोई जियाला जैसे ये कह रहे हैं कि खर्च कर रहा है, वो भी इस 40 लाख में इंक्लूड उसका भी हिसाब देना होगा। ठीक हो गया। जी गिल साहब, आप कह रहे हैं कि जियाले खर्च कर रहे हैं, जियालों का हिसाब भी आपको देना होगा। जी मेरी बात सुन लें। बात यह है कि कौन, अभी तक तो ये एक मफरूसे की बात है। मैं जो खर्च कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं 40 लाख तक खर्च कर सकता हूँ। ठीक है जी। और उसके अंदर ही रह के मुझे अपना पूरी मूवमेंट करनी होगी, मुझे पूरा अपना इलेक्शन लड़ना होगा, वो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा कौन सी खिलाफ वर्जी हुई? सर, ये तो आरओ साहब को बताएं ना, कौन सी खिलाफ वर्जी? नहीं, आरओ साहब अभी मेरे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा रहे, ना वो लगा सकते ही हैं। राजा परवेज साहब को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की वजह से 49,500 रुपए का जुर्माना हो गया सर। जी वो तो जुर्माना हो गया राजा साहब को, पर मैं कहता हूं कि फिर इक्वल होना चाहिए, सबके लिए इंसाफ होना चाहिए, सबके लिए कानून होना चाहिए। वो फिर इनके ऊपर भी लगाएं। कितने MNA और कितने MP आ रहे हैं, किनकी वीडियो चल रही है?
अच्छा जी, अगर उसमें कोई नहीं MNAs है और तो MPs मेरी जी। अफसान भाई जी। वो ले लें सिटी 42 से या बाकी जो चैनल वहां से ले लें, सारी उठा लें। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रहा, उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? एक बंदे को कर दिया उन्होंने 50,000 रुपया जुर्माना। नहीं सर, आप फिर क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ इलेक्शन कमीशन का रवैया जो है वो वन साइडेड रवैया? रवैया नहीं है, मैं कहता हूँ इक्वल होना चाहिए सबके लिए। अच्छा जी, राना जो अरशद बाकी साहब लोग लगे हुए हैं राना नून की तरफ ठीक से, हो गया। उनको भी उनके राना ऊपर भी अरशद आना। साहब इसको तो डिनाई ना कीजिएगा कि जी जनाब आपके एमएनएज और एमपीएस काम नहीं कर रहे। नहीं, मैं- पूरी लाहौर की बॉडी जो है वो वहां पर एक हल्के के अंदर गई हुई है और वो काम कर रही है जी सर। इरसलान साहब, मैं समझता हूँ गिल साहब का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। These and इनके जो और बिल्कुल जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, और जो उस हलके के रहायशी हैं, हमारे जो एमपी हैं रमजान सिद्दीक भट्टी का वो हल्का है, वो सारे एमपी हैं राना साहब उसी हल्के में रहते हैं। जी सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने गिल साहब पहले कहा कि ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस हमें भी भेजे हैं, जी भेजे, नोटिस 20,000 भेजे का हैं, जुर्माना आपको, और जुर्माना हमें भी हुआ है। हम्म। देखना मतलब अगर राजा साहब आए तो ठीक है उनकी, लेकिन हमारे सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान साहब हैं, बिल्कुल पार्टी ने भी कहा कि हल्के में हमारे जो एमएनए या अहदेदार हैं नहीं जाएंगे। नहीं, राना सनाउल्लाह नहीं गए सर, इसके अलावा पूरे लाहौर पंजाब असेंबली के एमपीएस जो हैं जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं खास तौर पर, वो तो लाजमी जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, खवातीन एमपीएस जा रहे हैं। करता हूँ अवैस लगारी साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी नहीं आए, और हमजा शबाशी साहब सर मैं नाम गिरवाऊं, एमएनए है, वो भी नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद मैं डिनाई नहीं करता। अच्छा। इशू ये है कि ये इलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट का जो रोल नेगेटिव है, गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इलेक्शन को शफाफ करने में अपना रोल प्ले करते। ठीक। आज भी गवर्नमेंट रुकावटें पैदा कर रहे हैं, आज भी गवर्नमेंट की कोशिश है कि ये इलेक्शन जो है पोस्टपोन हो जाए। ठीक। और असल बात अगर मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको टेकअप किया है तो बिल्कुल इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आनी चाहिए, और सिर्फ इसकी नहीं आनी चाहिए, वो जो साकम निसार साहब एक सरकारी रिटायर्ड मुलाजम की ऑडियो या वीडियो आई है उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। ये एक ताने बाने, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में साजिशें हो रही हैं, और इस पर मैं समझता हूं कि जब इमरान खान 3 हफ्ते पहले गवर्नर हाउस में आए थे तो ये NA 133 की वहां पर मीटिंग हुई थी। अच्छा। और जो 30 करोड़ रुपए वहां पर रखवाए गए थे, और जो पीटीआई के कैंडिडेट को कहा गया था कि पैसा ऐसे इस्तेमाल करो कि ये सीट निकालनी है, मैं समझता हूँ ये ताने बाने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और गवर्नर हाउस इसमें मुलव्वस था। आज भी वहां से साजिशें हो रही हैं। वो ये नहीं कहते कि हम ज़ाब्ता अखलाक पर अमल कराएं या कैंडिडेट्स को हम सपोर्ट करें, कैंडिडेट्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, वो इस तरफ नहीं आते, वो नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। पंजाब गेल साहब से भी पूछते हैं, मैं गवर्नमेंट 1 मिनट आ रहा हूं सर। गेल साहब आप बताइएगा, क्या हुकूमत की जानिब से कोई रुकावटें खड़ी की जा रही हैं? गो के हुकूमत का उम्मीदवार अब इस हल्के में नहीं खड़ा तो उनका क्या इंटरेस्ट होगा? जिस तरह से राना साहब कह रहे हैं कि रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, क्या आप समझते हैं कि कोई रुकावटें खड़ी की गई हैं? देखिए बात यह है कि जब उनका कैंडिडेट था ना पीटीआई, उस वक्त भी हमारे बैनर झंडे और सारा उतारा जा रहा था, और जब इनके मेयर लाहौर बहाल हो गए हैं या टाउन के जो इनके डिप्टी मेयर हैं वो बहाल हो गए हैं जी, तो ट्रक लगा के साथ वो बंदे उनके पूरे वो सुबह 3-4 बजे एक्शन करते हैं। अच्छा। और टाउन गुलबर्ग टाउन और निश्तर टाउन यानी नून लीग के अहदेदार एक्शन कर रहे हैं। हमारा उन्होंने बैनर और पैना फ्लैग उतार के हमारी चीजें निकलवा दी हैं, और आप देख लें कि भाई अब हल्के में आप आए देखें कि इनके कितने बैनर लगे हुए हैं, ठीक, कितनी फ्लैक्सें लगी हुई बिल्कुल लगी हुई हैं। कुमार तो हमारी नहीं है, हमारी बिल्कुल। यानी आप ये कह रहे हैं कि तो नून लीग के जो अहदेदार हैं अब वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पहले हुआ था, जब उनका कैंडिडेट निकल गया जी, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसी रुकावट है गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा, एक और बताइएगा सर कि नताइज को तस्लीम करेंगे जो भी नतीजा निकला? क्यों नहीं करेंगे, हम जमहूरी लोग हैं, इलेक्शनों में पहले नहीं करते रहे। लेकिन सर ये ना हो कि फिर इलेक्शन डे पे या इलेक्शन के बाद जो है वो धांधली के इल्जामात लगे, वोटर लिस्टों की तब्दीली के मामलात हों। देखिए कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो इलेक्शन डे पे होती, ठीक, कुछ इलेक्शन डे से पहले 1-2 दिन पहले होती, कुछ इलेक्शन डे पे होती हैं, कुछ रिजल्ट जब वहां बनता है, जब वहां पे इलेक्शन क्लोज होता है उसके बाद ही, वो तो फिर
अल्लाह ना करे ये भी पुरअमन इलेक्शन लड़े, हम भी पुरअमन इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई इस तरह की खुदा न खास्ता अभी तक कोई ऐसी कशीदगी नहीं है। और सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ NA 1? नहीं, मैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई उन पे इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा, कोई शिकायत नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं जनाब। मैं तनवीर से आप क्या कहना चाहते हैं? एक बात ही करना चाहता हूँ, राजा परवेज अशरफ को 49,500 जुर्माना हुआ है जी। तो ये जो इतने माशाल्लाह भारी भरकम जितने MPA MNA पार्लिमानी सेक्रेटरी जितने भी है साबिक वज़रा, ये सारे जो जा रहे हैं वहां पे, हाँ। वो उनका एक्शन लिया जाए। बिल्कुल लिया जाना चाहिए, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। मैं रन साहब आता हूँ आपके पास। हाँ। सर ये नून लीग के MPs MNAs जो हैं वो हल्के के अंदर जाते हैं, गो के इनको भी ज़ाब्ता इखलाक के ऊपर जो है वो नोटिस जारी हुआ है, लेकिन सर असलम गिल साहब का बड़ा वैलिड पॉइंट है, सर इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? एक तो मैं ज़ाती तौर पर ये आपको बड़ा आज एक पॉइंट बताना लगा हूँ कि अवामी नुमाइंदों को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने से रोकना, मैं समझता हूँ ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, इस सिलसिले में जब मौजूदा इलेक्शन कमीशन ही रोकता है सर, इस बारे में मैं नहीं आगे आके इस बात को मुकम्मल करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इमरान खान साहब वजीर आज़म नहीं थे, वो इस बात के हक में थे कि कोड ऑफ कंडक्ट को आप अल्टर करें, इसमें तब्दील करें। तमाम पार्टियों से मुशावरत से ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। तमाम पार्टियां इस बात पर मुतफिक हैं कि MPA MNAs को मुहिम में हिस्सा लेने दें। वो अलग बात है कि वजीर हुकूमती अहदेदार ना हो, लेकिन इसमें यह तब्दीली की ज़रूरत है। तमाम पार्टियां मिलकर बैठें और इस पे कंसेंसस पैदा करें ताकि कोड ऑफ कंडक्ट में इस बात को तब्दीली लाई जा सके कि MPA MNA, क्योंकि वो भी अवामी नुमाइंदे हैं ना, उनको हिस्सा लेने का चाहिए ताकि वो अपने वोटर को जो उनके मिलने वाले हैं उनको मोटिवेट कर सकें अपने कैंडिडेट के हक में। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो इस बात के वो बड़ा हक में थे, बड़ी तकरीरें करते थे। मैं समझता हूँ तमाम पार्टियों को बैठ के इसमें मशावरत करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से मिलकर ये कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली लानी चाहिए। अच्छा, ये सर ये तो हो गया, इससे आगे चलें। अब जो ये कर रहे हैं इस वक्त, तो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं ना कि ये होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो ज़ाब्ता इखलाक के अंदर ये खिलाफ वर्जी हो रही है ना, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान महज बुला सकता है, शोकॉज नोटिस जारी कर सकता है, या कोई और तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है? इलेक्शन कमीशन शोकॉज नोटिस जारी करता है, उनसे जवाब तलब करता है। अगर वो जवाब उनका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जैसे उन्होंने फाइन किया, वो भी फाइन कर सकता है। उसके बाद फिर भी अगर वो नहीं होता तो वो उनका केस वो इलेक्शन कमीशन को रेफर करते हैं। इनको 3 दिन के अंदर जवाब देना होता है, बाद का 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे देते हैं, डिले का रीज़न बता देती हैं, शो का नोटिस का जवाब देती हैं। अगर फिर भी वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो उसको बुलाएंगे, उनको जैसे राजा परवेज अशरफ को जुर्माना किया, इनको भी जुर्माना हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर फिर भी वो बार बार खिलाफ वर्जी करते हैं फिर तो इनका केस, और इस केस के खिलाफ अपील इलेक्शन कमीशन में दायर हो सकता है। अच्छा सर, मुझे एक और इसी मामले के ऊपर एक और बताइएगा। PTI के जो उम्मीदवार थे जमशेद चीमा साहब और मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, उनकी तरफ से भी तनकीद की जा रही है। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम अब सिर्फ शायद उम्मीदवारों के बैनर्स और फ्लेक्सिस के साइज चेक करने तक महदूद हो गया है। इसके अलावा जो इन डिटेल वहाँ पर चीज़ों को करना है, ज़ाब्ता अखलाक की जो के ऊपर जो अमल दरामद का मामला है, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो हमेशा से ही नाकाम दिखाई देता है। माजी के इलेक्शंस के अंदर भी देखें, मौजूदा इलेक्शन के अंदर भी देखें, गो इस दफा कुछ कदरे बेहतर है, लेकिन माजी के अंदर तो ये बहुत ज्यादा होता रहा। देखिए, ये इलेक्शन एक्ट 2017 में ऐड किया गया कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की अलग है और रिटर्निंग अफसर अलग है। रिटर्निंग ऑफिसर अपना काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर अपनी टीमों के साथ इलाके का विजिट करता है, वो जो वायलेशन देखता है उसको रिपोर्ट करता है, फिर रिटर्निंग अफसर को वो रिपोर्ट करता है, रिटर्निंग अफसर उस पर एक्शन लेता है। रिटर्निंग अफसर के पास है इलेक्शन को कंडक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन को देखना। ठीक, तो वो आप यकीन जानिए कि आप महसूस करेंगे पहले से बहुत बेहतर सूरत है। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो फिर मुझे IMF के इशू के ऊपर भी बात करनी है, EVM के इशू भी डिस्कस करना है, मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। राना अरशद साहब, सर गुजारिश ये है कि IMF के मुतल्लिक हुकूमत ये कह रही है
कि जी उन मिनी बजट लाना है, उनकी शराइत के ऊपर अमल करना पड़ेगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने रिस्पॉन्ड किया कि जी ये मुल्क की दिफाई सलाहियत को महफूज करने के मुतरादिफ है। सवाल आपसे ये है सर कि आप लोग महज बयानात देने की हद तक हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक वहाँ पर कवानीन पास किए गए थे, आप लोगों ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी तक आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। आप लोग महज बयानात देने की हद तक हैं सर? इस्लाम साहब, अपोजिशन का रोल होता है चीजों को पॉइंट आउट करना। गवर्नमेंट को आइन ये हक देता है कि वो चीजों को टेकअप करते हैं, और गवर्नमेंट जो अथॉरिटी होती है वो आप गवर्नमेंट के पास होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब ने हर चीज को पॉइंट आउट किया। ये बात जब ये एनआरओ तरीन नहीं, मेरी बात सुने ना, नहीं राना साहब गुजारिश सुने। 2 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तो गए नहीं आप अभी तक। आपको इतराज था ना ईवीएम के और ओवरसीज के मामले के ऊपर? मेरी पार्टी का जवाब मैं दूंगा ना। जी, आपने ये सवाल किया, फिर हाँ आपने वही सवाल शुरू किया। इशू ये है, हमने जो बात की, हमने एहतजाज किया असेंबली के अंदर जब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो पीटीओ पर हमला करने वाला हिदायतकार, क्या नाम है उसका, डॉक्टर आरफ अलवी, जो कहता था वेल डन न्याजी, मैंने ये कर दिया। वो आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वहां पर ड्राइवर बैठा हुआ है। वो 3 दर्जनों ऑर्डिनेंस जो वहां पर पास किए गए हैं जॉइंट सेशन में, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ज्यादती थी, बुलडोज किया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने बात की, देखना हमने हम कोर्ट के इल्म में लाए हैं, आपने जो फरमान जारी किया हम कोर्ट के इल्म में ला चुके हैं कि ये हुआ है, इस पर सो मोटो एक्शन ले। बाकी देखना नहीं राना साहब ना देखिए, यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं सर। मेरी बात सुने, मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये तय किया था कि इस ईवीएम के मामले और ओवरसीज के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सर 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते गुजर गए, यहाँ पर तो मैं समझता हूँ 3.5 साल गुजर गए हैं। हम कह रहे हैं कि ये नालायक हुकूमत है, ये अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है, ये माफियाज की हुकूमत है। और आज जो ऑडियो वीडियो अगर एक रिटायर्ड साहब जज की आती है तो उस पर गवर्नमेंट उसको टेकअप नहीं करती। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हाँ हम जाएंगे। सर आज आपकी एक और ऑडियो जारी हुई है मरियम नवाज साहिबा की, आपने वो सुनी है सर? मैं समझता हूं कि मरियम बाकायदा मीडिया को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। नहीं, ऐसे नहीं, मीडिया को हाँ पॉलिटिकल हर पार्टी आजादी इज़हार राय की बात करते हैं, लेकिन मीडिया को अपनी मर्जी से चलाने की वो बाकायदा ऑडियो है सर। इरफान साहब, सच टीवी को नकवी साहब और आप सब चलाएंगे, ये हमारा हक नहीं है कि हम यहाँ आकर बैठ जाए। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल है उसको मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप चलाएगी। सर नहीं, आज की जो नई ऑडियो जारी हुई है उसमें निजी चैनल्स के नाम लिए गए हैं, उनके मालकान के नाम लिए गए हैं। मैं वही बात कर रहा हूं, जो मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो हम ऑन कर रहे हैं। जो हमारा मीडिया सेल है, हम एक चैनल को इश्तिहार दें या दूसरे को दें, ये हमारी पार्टी का पॉलिटिकल विंग का अपना इख्तियार है। और गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है, अगर जो आपने बार बार सवाल कर रहे हो, शायद कह रहे हैं कि मैं नहीं सुना, मैं सुन रहा हूं, वो परवेज रशीद साहब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, आप उनसे बात करें या आप जिन ग्रुप्स के नाम लिए गए उनसे पूछ लें। ये इस बात में हकीकत नहीं। आप वो 5 साल पुरानी चीजों को लाकर ये इमरान नियाजी एंड कंपनी मौजूदा इश्यूज को ये बुलडोज करना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपके पास आता हूं, आज मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी किसने बनाई? आज मीडिया हाउसेस के ड्यूज किसने रोके? इमरान नियाजी ने रोके। आज हजारों मीडिया पर्सन जो है बेरोजगार किसके दौर में हुए? इमरान नियाजी के दौर में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपसे मैं आता हूं आपके पास। हुकूमत की साजिश है सर, मैं आता हूं आपके पास। मुझे ईवीएम के मामले पर तनवीर सर सुने ना, मैं आपके पास मैं आता हूं आपके पास। तनवीर ज़िया भट्ट साहब के पास जाने दें। तनवीर ज़िया भट्ट साहब, सर ईवीएम के मामले के ऊपर हम बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे कि 2023 के अंदर मुमकिना तौर पर इंतखाबात होंगे अक्टूबर के अंदर, और ये हुकूमत चाह रही है कि ईवीएम वहाँ पर इस्तेमाल हो। तकरीबन 8 लाख से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, ये दरकार होंगी। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर 2023 के अंदर ये इलेक्शन करवाने की पोजीशन में होगा? ईवीएम के ऊपर तैयारी मुकम्मल है? इलेक्शन कमीशन कर पाएंगे ये? इलेक्शन कमीशन ने ये अपनी रिजर्वेशन के साथ वजारत पार्लिमानी अमूर को एक मुरासला भेजा है रिसेंटली। उसमें उन्होंने अपनी रिजर्वेशन भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि वोट का जो सीक्रेसी बरकरार रखना ईवीएम के लिए खतरे से खाली नहीं।
दूसरा बात ये है कि इसका कोई बैकअप नहीं। इसमें अगर कोई खला आ जाए, मिसाल के तौर पे इसमें कोई खराबी आ जाए, कोई आईटी माहिर तो नहीं बैठा होता, प्रिजाइडिंग अफसर आईटी माहिर नहीं है। अभी इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कौन करेगा जी, इतना लाखों स्टाफ की, ठीक इतनी, ये देखें वक्त बड़ा कम है। और उससे पहले ये कह रहे हैं वो डिलिमिटेशन, वो दोबारा सेंसिस भी कराने का प्रोग्राम बन रहा है गवर्नमेंट का। जब सेंसिस होगी तो इसका मतलब नए सिरे से फिर हल्का बंदी होगी। ठीक, हल्का बंदी, ये डिलिमिटेशन जो है, ये इस डिलिमिटेशन एक्ट कहता है कि सक्सीडिंग सेंसिस की बुनियाद पर सेक्शन 7 उसका सब सेक्शन 2 कहता है कि ये सक्सीडिंग सेंसिस की बुनियाद पर हल्का बंदी होती है। ठीक, अब ये दोबारा कहते हैं, आज मिनिस्टर असद उमर साहब का बयान था कि जी हम 2021 के दिसंबर तक ये मुकम्मल कर लेंगे, 2022 तक। मैं नहीं समझता इतनी जल्दी इतने इंतजाम आज ये कैसे करेंगे, क्या जल्दी पड़ी हुई है इनको हर चीज़ को अनडू करने की और नए सिरे से करने की। ये सोचें कि इतना स्टाफ है, देखिए उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उनको तो गवर्नमेंट खुद हैंडल कर लेगी। हुकूमत के पास फंड है नहीं है, वो IMF के पास जा रही है, ये उनके मामलात हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन वो कंडक्ट करवाए। EVM के मामले पर उनके रिजर्वेशंस भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जब कानून साजी हो चुकी, अब पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका, अब इसके बाद मामले को टेकअप करते हुए अपनी तैयारी करना और आगे बढ़ना, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, आप समझते हैं कि वो इतना, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी मौजूद है कि वो कर सके? ये देखें, इस पे एक एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की है जी, और इसी को बुनियाद बनाया है उन्होंने कि भाई इसमें इलेक्शन कमीशन की अभी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग की बड़ी ज़रूरत है। इस एक नई टेक्नोलॉजी को इतने शॉर्ट टाइम में अडॉप्ट करना। आपने RTS का नहीं हाल देखा क्या हुआ, वो RTS बैठ गया, बैकअप था कोई नहीं, एकदम सारा चीज़ें मैनुअल पर ट्रांसफ़र हो गई और 1.5 से 2 दिन रिजल्ट ही नहीं आया। उसकी वजह क्या थी कि RTS के बारे में भी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई थी, उनको पता ही नहीं था कि अगर RTS में ये खराबी आएगी। लेकिन सर, तो क्या करना है? ये बताइएगा कि जदीद तर्ज अपनाने से सर इसमें हर्ज क्या है? हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग उसके अकॉर्डिंगली कर नहीं सकते? अगर डबल मोरों का मामला जो है वो रुक जाए, अगर धांधली जो होती आई है मैनुअल तरीके से वो रुक जाए सर, तो इसको अडॉप्ट करने में हर्ज क्या है? देखें, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को आइन से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। आइनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन का फ्री फेयर इलेक्शन कराना और थ्रू सीक्रेट बैलेट। जब बैलेट की सिक्रेसी ना रहे तो फिर इसका मतलब अब तो ये आइन से मुतसादिम ना हुई ना, अब तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया इसको, तो क्या यह अभी भी आइन से मुतसादिम है? मैं तो अभी इसको सिक्रेसी और बैलेट की हद तक तो ये आइन से मुतसादिम समझता हूँ। अच्छा, अगर बाकी तो मैं को कानूनदान तो है नहीं, लेकिन इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर देगी। राना साहब, जब आप पार्लियामेंटेरियंस किसी बात पे कोई कानून साजी कर लेते हैं और वो कानून का हिस्सा बन जाती है, दर्जा मिल जाता है उसको, तो क्या उस सूरत के अंदर भी उसके अंदर जो मौजूद शिकें हैं उनके ऊपर तो बात हो सकती है, उनको तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन उस सारे अमल को कानून से मुतादिम तो नहीं करार दिया जा सकता? फरहान साहब, मैं अर्ज करूँगा, जो काउंटिंग हुई थी मैं उसकी बात करता हूँ। 203 अपोजिशन के मेंबर असेंबली में और 217 या 220 गवर्नमेंट के। तो आप बताएं जी कि जो 203 मेंबरान है कौमी असम्बली के या सेनेट के, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। उनकी राय किधर है? उनकी राय है नेगेटिव। और स्टेक होल्डर कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनकी तकरीबन 30 से ज्यादा जो उनके तहफाजात थे, 37 तहफाजात, अब स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड नहीं लेते और ये अपनी नेग्लिजेंसी को ईवीएम मशीन के पीछे छुपने के साथ अटैच कर रहे हैं। नहीं राणा साहब, कैसे? सवाल ये है कि उसके बेनिफिशियरी तो आप भी तो हो सकते हैं ना। ऐसे ऑलमोस्ट 168 कंट्रीज हैं, 7 या 8 कंट्रीज में ईवीएम अडॉप्ट हुई है। ये हमारे जो नेबर कंट्री है 25 से 30 साल में स्टेप बाय स्टेप होता है। और हाँ, हमारी जो इलेक्शन रिफॉर्म जो मियां नवाज साहब ने कमेटी बनाई थी, जो 2017 का एक्ट बना, उसमें ये है कंटिन्यूटी, लेकिन तमाम पार्टीज की
रिकमेंडेशन और आफ्टर रिकमेंडेशन और कोऑर्डिनेशन के बाद जी। यहां कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, ना स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेते हैं, ना अपोजिशन को लेते हैं, ना पार्लियामेंट्री लीडर्स को लेते हैं, खुद ही एक ऐसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बनवाते हैं और कहते हैं इसको हमें पास करना नहीं, है। राणा साहब, जो सवाल ये कमेटियों के पास है, सुने वो भी पास सर करवा देखिए, रैशनल अप्रोच के साथ चलना चाहिए। सवाल ये है कि माजी के अंदर इंतखाबात में धांधली मैनुअल तरीके से होती आई है, आप भी हारे हुए हैं, आपको भी पता है इस बात का कि क्या कुछ होता रहा है माजी के अंदर। अब अगर धांधली रोकने का एक जरिया टेक्नोलॉजी हो सकती है तो अडॉप्ट करने में हर्ज क्या है? इस्लाम साहब नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छा, ये आइन या कानून या स्टेट जो एक पार्टी की मलकियत नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी 22 करोड़ आवाम, मजहबी, सियासी स्टेक होल्डर्स एंड ये सबको मिलकर ऑन बोर्ड लेकर इसको तय करना था। ये आप देखें ना, जब हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की तो तकरीबन 80 के करीब मीटिंग हुई, पीटीए के 3 मेंबरान उसका हिस्सा थे। अच्छा। और उसको आगे ले जाए और एक कोऑर्डिनेशन के साथ कमेटी अडॉप्ट करते। आप ये बताएं कि ये डस्का में जो धुंध की आड़ में 23 प्रिजाइडिंग अफसर छुप गए, अब उसकी रिकमेंडेशन आई, उस पर अमल गवर्नमेंट नहीं करती, इसलिए ये छुपना चाहती है। ये अपनी नाकामी, ये डॉलर 178 रुपए का जो है ये ईवीएम के पीछे छुपना चाहती है। अपनी नालायकी, नेग्लिजेंसी जो है वो आवाम के सामने आपके को एक्सपोज हो चुकी है। ये स्टेप बाय स्टेप करवाएं, ये तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो सर मैं आपसे पहले भी ब्रेक में यही सवाल कर रहा था कि आपने कहा था हम नेशनल असेंबली के अंदर कानून साजी जो हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे 2 हफ्ते के अंदर। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो ले ले, हमने तो नहीं चैलेंज करना। नहीं, सर हर मामले में 100 मोटो तो नहीं होता ना, जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर नहीं है। 100 मोटो एक्शन भी हो सकता है, लेकिन हम सर पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसने एक पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, कैसे 100 मोटो की बात कर रहे हैं? मेरे भाई अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो यहाँ पर फिर 2/3 अक्सियत रखने वाले सर आप अपनी प्ली लेके जाए मोहम्मद ना। नवाज शरीफ को आप डीसीट करते हैं, ऐसे डीसीट करते हैं कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। अच्छा इसके ऊपर इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? सुने ना, पार्लियामेंट में जो महंगाई को आप कैसे आज कहेंगे 100 मोटो ले लिया जाए? नवाज शरीफ के दौर में 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी, आज 160 रुपए की चीनी का सर वो हो गया सर, वो महंगाई है। साहब और निकले सड़कों पर, कट जोड़, आप निकले सड़कों पर सर, आवाम का साथ करें। इस्लाम साहब सड़कों पे तो आवाम आपका साथ देगी। मेरे भाई कैमरामैन भी सड़कों पर हैं, मेरे भाई क्लर्क भी सड़कों पर हैं, मैं भी सड़क पर हूं, किसान भी सड़क पर है, मजदूर भी सड़क पर, तालिब इल्म भी सड़क। किधर जाएं? हर जगह पर तो लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये बादशाह सलामत कहता है मैं ना मानूं। ये 4 अच्छा राणा साहब एक आखिरी सवाल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुबैना ऑडियो कॉल जो थी साकिब निसार साहब की, उसके ऊपर आज समाअत हुई है। उसमें उसके अंदर जो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सुनने वाला है सर। वो ये कहते हैं कि जिनके बारे में केसेस हैं उन्होंने तो इस मामले में दिलचस्पी जाहिर नहीं की, तो आपके बारे में केस है, आप जाएं जाके दिलचस्पी जाहिर करें सर। देखे ना इस्लाम साहब, स्टेट अदलिया एक गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस एक बात कर रहा है दूसरे चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो अदलिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए, हम भी अपनी बात करेंगे। लेकिन देखना यह है कि ये गवर्नमेंट या अदलिया का जो रोल है, जो पिछले हफ्ते 2 रोज़ा वकला की मैं समझता हूँ कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई है, जहां पर बातें हुई हैं और अतर मल्ला साहब ने खुद एडमिट किया है, जो पिछले मैं समझता हूं अगर हसन शाह साहब ने जो बात एक्सेप्ट की थी, सर आप चले जाए ना, सर आप चले जाए, हम एहतजाज करेंगे असम्बलियों के अंदर भी बाहर भी, और इस गवर्नमेंट के जाने तक हमारा एहतजाज को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे कल एक नए मौजूद के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।